हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। डिस्टेंस इस बायोलॉजी बुलेटिन में मैं उन टॉपिक्स की बात करने वाला हूं जो मेरे मित्रों को मिल नहीं रहे हैं या उनको थोड़ा कंफ्यूजन है कि सर इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो आज मैं इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाला हूं अपने यूजी लेवल के सिलेबस सेल बायोलॉजी वाले टॉपिक से, जो पॉइंट नंबर 2 है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज फंक्शंस ऑफ सेल सरफेसेज एंड सेल प्रोसेसेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा है कि सर इस पॉइंट में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में आप लोगों को सेल सरफेसेज यानी प्लांट सेल में सेल वॉल के बारे में पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, और साथ ही सेल मेम्ब्रेन के जितने भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसको बहुत अच्छे से इसमें पढ़ के जाना है। सेल प्रोसेसेस में हम बात करें तो आपको सेल के विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक पथवेज पढ़ने हैं, जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। वैसे भी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ईटीएस, ये सब मेटाबॉलिक पथवेज हो जाते हैं। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग आपको देखनी है, सेलुलर जंक्शंस आपको देखने चाहिए, सेल सेल कम्युनिकेशन वाला पॉइंट आपको देखना चाहिए, क्योंकि 2022 में सेल सेल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, सेल अडेशन मॉलिक्यूल से जो कैडरिन होते हैं। इसके अलावा भी और भी सेल अडेसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेल डिफरेंशिएशन आपको देखना चाहिए। तो ये कुछ चीजें इस वाले पॉइंट में आपको ध्यान रखकर पढ़नी है। आज के इस बायोलॉजी बुलेटिन में मैं सेल सिग्नलिंग की बात करने वाला हूं कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है, जो हमारे इसी पॉइंट से रिलेट करती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सेल सिग्नलिंग की अगर मैं बात करूं तो किसी भी सेल का अपने खुद के साथ या अपनी पड़ोसी कोशिकाओं के साथ या अपने वातावरण में उपस्थित दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो बातचीत करने का तरीका है या अंतर संबंध करने का तरीका है, उसे ही हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। यानी सेल सिग्नलिंग के द्वारा जो कोशिकाएं हैं वो अपने खुद के साथ, पड़ोसी कोशिकाओं के साथ और अपने चारों तरफ के पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न मॉलिक्यूल्स के साथ अंतर संबंधित हो सकती है। सेल सिग्नलिंग में अगर हम देखें तो 3 मुख्य कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला कंपोनेंट आपका हो जाएगा लिगेंड्स या सिग्नल्स, दूसरा आपका हो जाएगा रिसेप्टर्स, और तीसरा हो जाएगा आपका इफेक्टर। अब ये लिगेंड्स और सिग्नल्स क्या होते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस विभिन्न प्रकार के रासायनिक संकेत कोशिकाओं के द्वारा छोड़े जाते हैं। तो ये रासायनिक संकेत जो होते हैं ये विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर से बंध बना सकते हैं और उन्हें सक्रिय कर सकते हैं। तो इन रासायनिक संकेतों को ही हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लिगेंड क्या हो जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक संकेत या सिग्नल जो सेल के द्वारा सेल सिग्नलिंग के लिए छोड़े जाते हैं, और ये किसी विशिष्ट रिसेप्टर से बंध बनाने की ताकत रखते हैं और उसको सक्रिय कर देते हैं। इन रासायनिक संकेत अणुओं को ही हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो आपको लिगेंड की परिभाषा याद रखनी है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के रूप में हो सकते हैं, या साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स या न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हो सकते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जिन्हें हम कहेंगे, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रकार के होते हैं। और इफेक्टर का अर्थ हो जाएगा जो आपकी टारगेट सेल है, जो उस लिगेंड और रिसेप्टर की क्रिया से इफेक्ट में आएगी, वो आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से बायोलॉजी में हम केमिकल नेचर वाले संकेत अणुओं की बात करते हैं, क्योंकि जो केमिकल सिग्नल्स है वो यहाँ पर सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केमिकल सिग्नल्स में हम विभिन्न प्रकार के आयनों को सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। साथ ही हम पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन जैसे इंसुलिन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही लिपिड मॉलिक्यूल्स या लिपिड प्रकृति के जो हार्मोन्स हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, वो भी रासायनिक संकेत अणुओं का काम कर सकते हैं यहाँ पर।
इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल रासायनिक संकेत अणुओं का काम कर सकते हैं, और न्यूक्लिक एसिड भी रासायनिक संकेत अणु हो सकता है। प्रोटीओग्लाइकान्स भी रासायनिक संकेत अणुओं का काम कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे केमिकल नेचर वाले लिगेंड्स हो जाएंगे जो रासायनिक सिग्नल्स का काम करेंगे और सेल सिग्नलिंग में अपना योगदान देंगे। तो यहाँ पर कुछ लिगेंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, जैसे पेप्टाइड प्रकृति के जो लिगेंड है, जैसे इंसुलिन और एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, ये पेप्टाइड नेचर के हार्मोन है और ये सेलुलर मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। इसके अलावा जो लिपोसोल्यूबल रिसेप्टर्स है, जिससे हम स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करें, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करके सेल सिग्नलिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो ये एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं कि सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स किसके लिए काम करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पेप्टाइड हार्मोन के लिए काम करते हैं, और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स जो है वो स्टेरॉयडल हार्मोन या लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स के लिए काम करता है। ऐसा क्यों? तो जो पेप्टाइड प्रकृति के हार्मोन होते हैं वो पैसिवली या इजीली लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। जबकि स्टेरॉयडल हार्मोन या लिपोसोल्यूबल हार्मोन जो होते हैं वो आसानी से लिपिड बाइलेयर को पैसिवली पार कर जाते हैं। तो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर ही पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स ये बाइंड होकर अपना सिग्नल आगे भेजते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे लिगेंड मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सेल सिग्नलिंग में। अब हम सेल सिग्नलिंग के प्रकारों की बात करें कि हम मुख्य रूप से सेल सिग्नलिंग को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, तो सेल सिग्नलिंग को हम मुख्य रूप से निम्न प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करूंगा कि व्हाट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ऐसे सिग्नलिंग है जिसमें एक सेल के द्वारा सिग्नल मॉलिक्यूल या रासायनिक संकेत अणु को छोड़ा जाएगा, और उस रासायनिक संकेत अणु के लिए जो रिसेप्टर है उसी सेल के सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित होगा। तो इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोल देंगे। यानी एक ही सेल जो है इसमें इन्वॉल्व पाई जाएगी, यानी सेल जो है खुद के साथ ही कम्युनिकेशन कर रही है। तो इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कह देंगे। और एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एग्जांपल्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक्टिवेटेड जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, जो एंटीजेनिक क्रियाओं की वजह से एक्टिवेट होती है, वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। साथ ही कैंसर कोशिकाएं भी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि कैंसर कोशिकाओं में जो मेटास्टेसिस की ताकत पाई जाती है, यानी कैंसर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना, उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। तो जो मेटास्टेसिस का प्रोसेस है कैंसर के अंदर, वो भी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का पार्ट हो जाएगा। तो दोनों एग्जाम्पल आपको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में याद करने हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर इंट्राक्राइन सिग्नलिंग की बात कर लेते हैं, जो कि ऑटोक्राइन सिग्नल का ही एक भाग कहा जा सकता है। इंट्राक्राइन सिग्नलिंग में अगर अपन देखें तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर ही रिलीज किया जाता है, और उसका रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होता है। यानी एक कोशिका के द्वारा ही सिग्नल अंदर रिलीज किया जा रहा है, और उस लिगेंड के लिए जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में या अंदर ही सेल के अंदर ही उपस्थित है। तो इस प्रकार की सिग्नलिंग को हम इंट्राक्राइन सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं, जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का एक प्रकार कहा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग की। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में डिस्टेंस आप ध्यान रखेंगे, दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में जो कम्युनिकेशन का साधन है या सिग्नलिंग का साधन है, दो कोशिकाएं हैं वो आपस में पास पास उपस्थित है, तो उनके बीच में जो सिग्नलिंग पाई जाएगी उसको हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कह देंगे। और पैराक्राइन सिग्नलिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिनेप्टिक सिग्नलिंग, या सिनेप्स पर जो सिग्नलिंग पाई जाती है, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके सिग्नलिंग की जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिलकोलिन हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। तो सिनेप्टिक सिग्नलिंग जो है वो आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तीसरे प्रकार के सिग्नलिंग हम यहाँ पर देखते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। और जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का सीधा सा अर्थ हो गया कि दो कोशिकाएं जो आपस में फिजिकली अटैच्ड है या एडजेसेंट है, आपस में शारीरिक रूप से जुड़ी हुई है, ऐसी जुड़ी हुई कोशिकाओं के बीच में जो सिग्नलिंग पाई जाएगी उसे हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कह देंगे। और जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग मुख्य रूप से प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दिखाई देगी, और एनिमल सेल में गैप जंक्शन के द्वारा दिखाई देगी। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के एग्जाम्पल में हम बात करें तो आपके साइटोकाइंस और कीमोकाइंस जो इम्यून रेस्पॉन्स में भाग लेते हैं,
ये सारे जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है इम्यून रेस्पॉन्स के, साइटोकाइन और कीमोकाइन से जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग पथवे के द्वारा काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग में जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग को नॉच सिग्नलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉच नाम भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात कर लेते हैं कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या हो जाएगी। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो कोशिका है वो डिस्टेंट या दूरी पर उपस्थित होती है। एक सिग्नलिंग सेल होती है, एक टारगेट सेल होती है। जो सिग्नलिंग सेल के द्वारा छोड़े जाने वाला लिगेंड या केमिकल मॉलिक्यूल है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा डिस्टेंस उपस्थित टारगेट सेल तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग कह देंगे। और विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा छोड़े जाते हैं वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग का ही भाग बनाते हैं। तो डिस्टेंस इस प्रकार से सेल सिग्नलिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और ये कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी आप जानकारी लेंगे। इसके बाद मैं सेल डिफरेंशिएशन की बात करने वाला हूं कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो किसी भी अनस्पेशलाइज सेल का स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाना, यानी एक कोशिका जो है वो पहले अविशिष्ट थी, अब वो विशिष्ट कोशिका में कन्वर्ट हो गई, तो इसे हम सेल डिफरेंशिएशन या कोशिका विभेदीकरण कहेंगे। और यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक आपको देखना है वो सेलुलर पोटेंसी देखनी है। सेलुलर पोटेंसी से भी क्वेश्चन कितनी बार पूछे जाते रहे हैं। तो सेलुलर पोटेंसी में आप सबसे पहले टोटिपोटेंसी देखेंगे, फिर प्लूरिपोटेंसी देखेंगे, फिर मल्टीपोटेंसी देखेंगे। तो टोटिपोटेंसी की अगर मैं बात करूं तो टोटिपोटेंट सेल्स वो कोशिकाएं होती है जिसमें शरीर की हर कोशिकाओं को बनाने की ताकत पाई जाती है, यानी इनकी पोटेंसी सर्वाधिक होती है। और टोटिपोटेंट सेल जो है वो आपका फर्टिलाइजेशन से बनने वाली जाइगोट सेल हो जाएगी और एसेक्सुअल स्पोर्स हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे टोटिपोटेंट सेल का। और साथ ही हम प्लूरिपोटेंट सेल की बात करते हैं। तो टोटिपोटेंट सेल से जो कम पोटेंसी रखने वाली कोशिका है उसको हम प्लूरिपोटेंट बोल देंगे। प्लूरिपोटेंट सेल्स भी हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों को या कोशिकाओं को जन्म दे सकती है, लेकिन सभी को नहीं, जैसा कि टोटिपोटेंट सेल में पाया जाता है। प्लूरिपोटेंट कोशिकाएं जो है वो इनर सेल मास में पाई जाती है और इनर सेल मास आगे जाके 3 जर्मिनल लेयर बनाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और इन्हीं तीनों जर्मिनल लेयर से हमारे विभिन्न प्रकार के ऑर्गन का जन्म होता है। तीसरे प्रकार की जो पोटेंसी यहाँ पर मिलेगी वो मल्टी पोटेंसी मिलेगी। और मल्टी पोटेंट सेल्स की हम बात करते हैं, इनकी पोटेंसी टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी से भी कम हो जाएगी, यानी ये कुछ लिमिटेड कोशिकाओं को बनाने के लिए ही इनमें पोटेंसी पाई जाएगी। और मल्टी पोटेंट सेल्स का अच्छा सा एग्जांपल आपका हो जाएगा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की अगर मैं बात करूं तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो है वो आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को बना सकती है। तो इस प्रकार से डिस्टेंस आपको पोटेंसी के बारे में भी यहाँ पर नॉलेज लेना है। तो इस बायोलॉजी बुलेटिन में मैं बस आज इतना सा ही बताने आया हूँ। और भी इस प्रकार के सेशन में आगे लेता रहूंगा। आप लोगों की और भी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।